भोजन को लेकर के बहुत सारी सैद्धांतिक चीजों पर एक दिन हमने चर्चा किया था। आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुने होंगे तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे उसका। और अभी जो चीजें हमारे जीवन में अप्लाइड हैं, है ना, कि हम लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं फिर भी डर होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की डिफिशियंसी हो जाएगी शरीर में। डॉक्टर बोलेगा B3 कम है, D3 कम है, B12 कम है, आयरन कम है ना। आवाज जा रही है ना आप लोग को? निर्मल दीदी, आवाज जा रही है क्लियर? ठीक है, ओके। तो ठीक है, देखिए, जब इस तरह से डिफिशियंसी शरीर में होने लगती है हम लोग के, डॉक्टर बोलता है कि ये कम है, वो कम है। जांच कराने में चीजें निकलती भी हैं। और अब तो तरह तरह की जांचों के लिए, रूटीनल जांच के लिए प्रेशर भी लोग करते हैं कि हर 2-3 महीने में जांच करा लीजिए। तो डिफिशियंसी आती ही है, हमें तुरंत शक होता है कि लगता है खाने में जो खाना चाहिए था वो नहीं खाए, और कुछ चीजें हमारी मिस हुई हैं। तो जो मिस होता है उसे हम पहले से ही कैसे खाएं लगातार, ताकि मिस ना हो, हमारे भोजन में कंप्लीट आहार की तरह हर चीज शामिल हो जाए। तो बहुत सारी चीजें केवल खाने से ही नहीं आती, कुछ चीजें इधर उधर से भी खाने में आती हैं। जैसे केवल भोजन पे ही ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि विटामिन D3 कैसे कम हो रहा है, B12 कैसे कम हो रहा है ना, या और किसी तरह की डिफिशियंसी कैसे आ रही है। तो देखिए, केवल भोजन पर ध्यान दे करके आप अपनी सारी कमियों को पूरा नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो हम आहार के रूप में लेते हैं। हमने स्पष्ट किया था सैद्धांतिक चीजें बताते हुए कि हम भोजन जो मुंह से लेते हैं, इसके अलावा और भी कई तरीके से आहार लेते हैं, जिसमें सुनना, देखना, सही लोगों की संगति करना, ये सब आता है। अगर हम सही संगति नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि केवल खाना ही खा करके सोच रहे हैं सारी तरह की कमियां पूरी हो जाएं, जो कि संभव नहीं है। बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। तो उन मिसिंग चीजों को न केवल भोजन से पूरा करें, बल्कि हवा से, पानी से, अग्नि से, आकाश से भी पूरा करें। भोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है धरती माता से। धरती माता से आने वाली चीजें हम अक्सर खाते रहते हैं, जो हम अपने मुंह से खाते हैं। इसके अलावा वायु, आकाश, अग्नि और जल, ये चीजें हमें और भी कई तरीके से ले सकते हैं, है ना, जो छूट जाती हैं। तो सबसे ज्यादा मिसिंग क्या होता है, जो हम लोग सब लोग जानते हैं, बहुत प्रचलित है, विटामिन B12 कम होना या डी कम होना, है ना। डी कम होता है, अक्सर लोग कहते हैं हड्डियां कमजोर हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। ऐसा खतरा है कि अगर आप थोड़ा भी कहीं फिसल के गिरे तो टूट जाएंगी हड्डियां। हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। हड्डियां का टूट जाना, जैसे कोई भी गिरता है तो हर कोई थोड़ा टूट जाता है, हाथ पैर कोई कोई गिरता है तो उसका टूट जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हड्डियां टूट जाती हैं, फट जाती हैं, है ना, इतनी कमजोर हो जाती हैं। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो धूप में कोई नहीं निकल रहा है, या आकाश का सेवन करना हो गया, आकाश का सेवन कोई नहीं कर रहा, बादलों की तरफ अक्सर लोग नहीं देख पाते, या फिर हवा को आप फील नहीं कर पाते, या प्राणायाम हर कोई नहीं करता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी ही डिफिशियंसी होती हैं जिन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। कि आप मेजर न्यूट्रिएंट तो ले लेंगे सब्जी, चावल, रोटी, दाल खा करके, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेंगे? तो उसी का फायदा उठाते हुए बहुत सारी कंपनियां माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाती हैं, मल्टीविटामिन के नाम से बेचती भी हैं, है ना। इसके अलावा भी कुछ चीजें आती हैं, आयुर्वेद में भी आती हैं, जिसमें हम बहुत जो माइनर चीजें जो हम नहीं ले पाते कभी, उसके लिए भी औषधि के रूप में बाजार में चीजें उपलब्ध, हम वो खाते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा आहार मिले, तो बहुत सचेत होकर के कुछ लोग भी खाना खाते हैं कि अभी हम चावल खाए हैं तो फिर हम जो है रोटी भी खा लें, रोटी में ग्लूकोज मिल जाएगा, चावल में कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, दाल खा लेंगे तो प्रोटीन मिल जाएगा, और मुझे इतनी प्रोटीन की जरूरत है। कोई कोई स्वयं निर्धारित कर लेता है कि मुझे मसल बिल्डिंग करनी है, थोड़ा हैवी दिखना है, तो ज्यादा चावल खाने लगते हैं। कोई सोचता है कि मसल बिल्ड करना है, फैट भी बिल्ड करना है, थोड़ा गोरा चिकना दिखना है, गाल भरे भरे,
तो वो चावल भी खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, आलू खाते हैं, या जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, स्टार्च ज्यादा है, ऐसी चीजें खाते हैं। कुछ लोग तिल पकौड़े खाते हैं ताकि हम फूल करके पकौड़े की तरह, गोलगप्पे की तरह हो जाए, है ना, एकदम जो दुबले दुबले। तो तेल वाली फैटी चीजें भी खाते हैं ताकि हमारा फैट भी बढ़े। कोई जो मसल बिल्डिंग चाहता है वो केवल प्रोटीन की चीजें दम पूरा मतलब दम लगा के खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा खा लेते हैं। अभी मुझे एक केस मिला, कल परसों में एक लड़का मिला, कुल मिला के 19-20 साल की एज है। जैतून का तेल किसी ने बता दिया था उसको। थोड़ा सा जो लोग रिसर्च नहीं करते ना, किसी के बता देने पे करने लग जाते हैं कई बार, जो चीजें यूनिवर्सल नहीं होती। तो बच्चे ने क्या किया कि जैतून का तेल लगातार पीता रहा। वो सोचा कि जैतून का तेल पीने से, वो बचपन में सबसे मोटा था गांव में, मेरे ही गांव का बच्चा। अब जैतून का तेल लगातार पीता रहा, लगातार पीने से उसका क्रेटिनिन इस समय 9.5 के करीब है, मतलब डायलिसिस पे जा चुका है। और डायलिसिस पे गए हुए लोग बहुत कम रिकवर कर पाते हैं। पूरे दिन थकान रहती है, सांस फूलती है। अभी 19-20 साल का लड़का है, किडनी फेल होने की कंडीशन है ना, केवल जैतून का तेल पिया, किसी ने बता दिया होगा, लगातार पीता रहा दुबले होने के चक्कर में। ऐसे ही कुछ लोग मोटे होने के चक्कर में भरपेट चना, बेसन से बनी चीजें, है ना, जो प्रोटीन बढ़ाने वाली चीजें हैं, दालें ज्यादा मात्रा में खाने पीने लगते, सोयाबीन वगैरह का अधिक सेवन करते हैं। या सोयाबीन से बने हुए जो वो बाजार में आते हैं ना, मोटे मोटे डिब्बे में भरे हुए खूब सारे, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वो, एनर्जी ड्रिंक टाइप का करके और भी कुछ आते हैं, प्रोटीन शेक, है ना, प्रोटीन शेक, उसको पी पी जाते हैं पूरा, ज्यादा से ज्यादा पी जाते हैं। एक बार मैंने खुद बताया भी था कई बार आप लोग को, मैंने खुद चना, पनीर, सोयाबीन, दाल, इन सबको बहुत ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दिया था। क्यों? मसल बिल्डिंग के लिए, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो हुआ क्या उससे, उससे पूरे शरीर में हीट रहने लग गया, पूरा शरीर हीट होने लग गया, है ना, जैसे फीवर में होता है। ऐसे ही प्रोटीन का अधिक एक्सेस जब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, ये सोच करके कि मसल बिल्डिंग होगी, हम थोड़ा मोटे हो जाएंगे। जी दीदी, प्रोटीन पाउडर, तो इस तरह से हमको लगा कि हम मोटे हो जाएंगे, तो हमने ज्यादा जो खाना शुरू किया, तो हमारा बॉडी हीट हो गया, जैसे बुखार में होता है। तो जब अधिक मात्रा में प्रोटीन या कोई भी चीज आप लेंगे, तो आपका शरीर उसके ऊपर भार पड़ेगा। और सही चीज तो ये है कि जब हम प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो प्रोटीन ही हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा कठिन होता है पचाना। प्रोटीन पचाने में शरीर को ज्यादा बल लगाना पड़ता है। हाँ, तो पूछा है कि मसल्स के लिए क्या लें। ठीक है, अभी आवाज क्लियर है ना? ठीक, मसल्स के लिए क्या लें। मसल्स बिल्ड करने के लिए प्रोटीन लेना ही होगा, ऐसा नहीं कि हम प्रोटीन को मना कर रहे हैं, एक्सेस प्रोटीन को मना कर रहे हैं, एक्सेस प्रोटीन को मना कर रहे हैं। मसल्स बिल्डअप करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। प्रोटीन वगैरह तभी डाइजेस्ट कर पाएंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे, नहीं तो डाइजेस्ट ही नहीं होता है सही से। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो भरपेट खाए जाएंगे, हमारी मसल बन जाएगी, खूब सुंदर हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जब भी कोई ये प्रोटीन वगैरह लेते हैं ना लोग, तो जिम वाले भी बोलते हैं कि इसके लिए इतना इतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करते हो तो आपको नुकसान करेगा, है ना। और नुकसान में क्या करता है कि यही, जैसे मान लो शरीर में जब प्रोटीन वगैरह खाते हैं तो अशुद्धियां अधिक बनती हैं। इसीलिए जिन लोगों को क्रिएटिनिन या किडनी की बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं प्रोटीन वगैरह नहीं लेना है, दूध रोटी खाना है, या तो फिर अगर दाल लेना ही है तो मूंग की दाल खाना है ना।
और इससे तगड़ी चीज नहीं नहीं लेना चाहिए पड़ता है, मतलब मना कर देते हैं लोग, क्योंकि वो नुकसान कर जाता है। तो मसल्स बिल्डिंग करने के लिए प्रोटीन का, हल्के प्रोटीन लेकिन धीरे धीरे एक्सरसाइज करते जाएं। कौन सी एक्सरसाइज? सूर्य नमस्कार बेस्ट है। सूर्य नमस्कार बेस्ट है मसल्स बिल्डिंग के लिए। और अगर आप प्रोटीन वगैरह पचाना चाहते हैं तो, और रनिंग भी अच्छा है। अगर कोई दौड़ना चाहे तो दौड़ना भी बहुत अच्छा अभ्यास है ना। हाँ, एक चीज और है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो क्रेटिनिन और बढ़ेगा। मतलब किसी को अगर प्रॉब्लम है शरीर में क्रेटिनिन वगैरह की, तो उस उन लोगों को बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर वो बहुत अधिक मेहनत करते हैं तो मसल्स का अवक्षेप है क्रेटिनिन, जो और भी समस्या को बढ़ा देगा, है ना। तो आराम भी करना है, अभ्यास भी करना है, लेकिन सम्यक अभ्यास, सम्यक आराम और सम्यक आहार। आहार भी बहुत आक्रामक नहीं होना चाहिए। कई बार मन में आता है दुबले पतले लोग को कि भरपेट खाऊंगा, चाहे जो होगा देखा जाएगा। अब खाएंगे तभी मोटे होंगे। ऐसा हमारे साथ भी होता था, यही मन में आता था खूब खाएंगे तब मोटे होंगे। तो ये जो भाव है ना, ये वही है कि जब आप पीछे पड़ जाएंगे किसी चीज को, सोचेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, शरीर इसमें हैंडल नहीं होता। जब आप शरीर के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे ना, तब शरीर ठीक नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। मेंटली स्ट्रेस को हटाना पड़ेगा। एक सिंपल वे में सुधार करना चाहेंगे तो सुधर जाएगा शरीर। बहुत जोर देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, चाहे वो फैट बढ़ाना हो गया चाहे फैट घटाना हो गया। कुछ लोग दुबले होने के लिए डाइट ही बंद कर देते हैं, बहुत कम चीजें खाने लगते हैं। मैंने अपनी क्लास में भी देखा है, डाइट कम करने के बाद क्या होता है कि आगे कुछ दिनों के बाद प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाती है। और शरीर में जो आप पोषण ही नहीं डालोगे और अभ्यास खूब करोगे, पसीना फेंकोगे, कब तक चलेगा? गाड़ी में इंजन नहीं, इंजन में तेल ना डालो गाड़ी में और सोचो कि हम खूब तेज चलाएंगे, कब तक चलेगा? कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, कल पुर्जे घिसने लगेंगे। यही होता है कि शरीर में किसी न किसी पार्ट में भयंकर दर्द होने लगता है जब प्रोटीन डिफिशियंसी होती है। जैसे कमर दर्द, है ना, सिर दर्द होना, चेहरा सूखा सूखा होना, खांसी आने लगना। अगर एक्सेस अभ्यास करेंगे, चाहे योगा अभ्यास हुआ चाहे कुछ भी, तो खांसी आने लगना, कमजोरी जैसा लगना, बहुत अधिक नींद लगने लगना। योग का मतलब ये है कि आपको नींद आपकी, भूख आपकी कम हो जाए, चमक आपकी बढ़ जाए, आपका बैटरी चार्ज रहे, एनर्जी ड्रेन ना होने पाए। ये सब योग का मतलब है। अगर इसका उल्टा हो रहा है कि योग कर रहे हो, नींद खूब आ रही है, खूब खा रहे हो, सर अभी योग शुरू किए 3-4 दिन हुए, भूख खूब लग रही है ना, ऐसा भी आता है मैसेज कि सर अभी अभी योग किए 3-4 दिन हुआ है, भूख खूब लग रही है। तो मुझे लगता है कि कभी अभ्यास कुछ नहीं कर रहे थे, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो गया था, अभी अभ्यास कर रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, तो भूख बढ़ रही है। कुछ दिन के बाद जब मेटाबॉलिज्म संतुलित हो जाएगा, शरीर अपने आप को बैलेंस कर लेगा, तब व्यक्ति का भोजन कम हो जाएगा, नींद भी कम हो जाएगी। ऐसा होता है। ठीक है, तो सैद्धांतिक चीजों पर ना जाते हुए मैं प्रैक्टिकली कुछ चीजें बताऊं, जिनमें सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अपना ही लेना चाहता हूं। तो देखिए, घर की तरफ देख के बोल रहा हूँ ना, जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद मोटे हो गए हो, पत्नी का योगदान है। ऐसा नहीं है, इसके पहले से ऐसा है। तो आप लोग सुन रहे हैं ना, आवाज जा रही है ना? निर्मल दीदी, आवाज जा रही है? ये हंसने की बात थी, हंसे नहीं, इसलिए हमको लगा कि लगता है आवाज नहीं जा रही। हम्म तो देखिए, इसमें लोगों को लगता है ना कि ये ऐसा योगदान, इसमें कोई योगदान ऐसा नहीं है। कंफर्ट जोन में जब आप जाएंगे तब ऐसा होने लगता है। जब तक आप बहुत स्ट्रेस रहेंगे, आपको बहुत स्ट्रेस रहेंगे, तब तक आपके शरीर का वजन या तो बढ़ गया है तो घटेगा नहीं, घट गया है तो बढ़ेगा नहीं। कंफर्ट जोन में योग में सूर्य नमस्कार आपको ले जाएगा मेंटली। अगर वजन अधिक है तो भी कंट्रोल होगा, कम है तो भी कंट्रोल होगा, जो होना चाहिए वो हो जाएगा धीरे धीरे। सूर्य नमस्कार के अलावा और भी सारे अभ्यास है जो आप लोग करते हो, लेकिन लंबे समय तक चलना पड़ेगा। अगर टूट पड़ेंगे कि हम वजन को कम ही कर डालेंगे, कम कर लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये टिकाऊ चीज नहीं है। जिम जाते हैं लोग, कम कर लेते हैं, क्या वो लंबे समय तक करके रख पाते हैं? क्या नहीं कर पाते, सस्टेन ही नहीं होगा, वो फिर टूट जाता है पैटर्न। तो जबरदस्ती किया हुआ अभ्यास, जबरदस्ती रोका हुआ खाना, जिसे हम डाइट कहते हैं, ये दोनों टिकने वाला नहीं है, इसका प्रभाव नहीं टिकता।
कुछ दिन आप भोजन छोड़ देंगे, लेकिन एक, जैसे आप डाइट कर रहे हो कि हमें दुबला होना है, हम इस चीज को छोड़े हैं, उस चीज को छोड़े हैं, मीठे का त्याग किए हैं, उसका त्याग किए हैं, कुछ दिन के बाद अंदर से जो है ना इच्छा उठेगी खाने की तरह तरह की। तो जब तरह तरह की चीजों की खाने की इच्छा उठेगी और दोबारा हम खाना शुरू करेंगे, तो बहुत ज्यादा खा लेंगे। ऐसा ही होता है साइकोलॉजिकली, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा की एक रिसर्च के हिसाब से है कि अगर आप उपवास करते हो जबरदस्ती, तो लंबे समय तक आप उस पर ठहर नहीं सकते, जो डाइट कहलाती है ना। हाँ, आपने योग करके अपने मन को काबू में किया, अब आपने भोजन पे जो नियंत्रण आ रहा है नेचुरली, आपका खाना अपने आप छूट रहा है, कम हो रहा है, बहुत सारी चीज छूट रही है, मन ही नहीं करता खराब चीजें खाने का, तेल वाली चीजें, बहुत अधिक मीठा खाना का, बहुत अधिक चाय या कॉफी पीने का, आपका जो आदत बन गया था, आपकी लत जो बन गई थी, नशा जो बन गया था, वो सब छूट रहा है। चाय कभी मिल जाती तो भी ठीक, नहीं मिल जाती तो भी ठीक। अगर ऐसा हो गया तो यह नेचुरल डाइट है। इस टाइप का हो गया तो सेहत में सुधार आ जाएगा। ऐसे ही अभ्यास में, कुछ लोग अभ्यास करते हैं 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, सोचते हैं दुबले क्यों नहीं हो रहे हैं या मोटे क्यों नहीं हो रहे, अभी हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। तो वो लोग से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो शरीर बना है इतने सालों में बनाया या बिगाड़ा है, तो 1-2 महीने, 3 महीने में उम्मीद करते हैं चेंज होने की, तो ऐसा जिम सेंटर में हो सकता है ना, योगा में ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा योगा में संभव करा दिया जाए तो योगा नहीं है वो, तब वो तरह तरह का नया वाला योगा है जो आजकल प्रचलित हो रहा है। ऐसा नहीं है, अगर कोई चाह ले हठ पूर्वक तो हो जाएगा कम या ज्यादा, लेकिन हठ पूर्वक लंबे समय तक टिकेगा नहीं ना, ये मेन दिक्कत है। अब मैं अपने दिनचर्या से बताऊं आप लोग को, जब ध्यान करने लगे तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े गाल भरने लगे, है ना, जब ध्यान करने लगे इस चीज में, मन बहुत चंचल रहता है वात पित्त प्रकृति में, शरीर बड़ा दुबला और पतला रहता है, गाल पिच के रहते हैं, जिन चीजों को सोचना है उसको भी सोचते हैं, नहीं सोचना उसको भी सोचते हैं, और उलझे रहते हैं, जैसे लगता है बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे दिया गया है। मतलब मोदी जी के पास सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, चाहे वो बहुत छोटा से भी काम क्यों ना हो, जैसे बाजार जाके सामान ले आना है, इतने में ही इतना स्ट्रेस हो जाएगा, इतना स्ट्रेस हो जाएगा, मुंह बन जाता है। मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, ये बात पित्त प्रकृति वालों सबका कह रहा हूँ। छोटी बात को जब इतना बड़ा बना लेंगे, इतने में ही आपकी सारी एनर्जी नष्ट हो रही है ना। जो एनर्जी आपको सुंदर बनाती, सुघड़ बनाती और शांत बनाती, वो चीज आपकी नष्ट हो रही है, अशांत कर रही है। तो कोई गाड़ी अगर अधिक तेल पी रही है, बहुत अधिक तेल पी रही है, मतलब ब्रेन ही सारा सारा जो न्यूट्रिशन आपका खींच रहा है, सीधी सी बात ये है कि अगर आप बहुत तनाव लेते हो, बहुत स्ट्रेसफुल आपका जीवन है, सारा जो एनर्जी है ब्रेन ही ले रहा है, तो फिर शरीर को मिलेगा भी क्या। और सच में तो ये भी है कि चेहरे को भी क्या मिलेगा, तो चेहरा रूखा सूखा हो जाता है, मन एकदम चंचल हो जाता है, अधीर हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसे लोग का शरीर में बहुत अच्छा ग्रो नहीं हो पाता, ऐसा होता है। तो क्या करना, मन को शांत करना, जिनको थोड़ा हेल्दी होना है ना, मसल वगैरह बिल्डअप करना है, तो मन को शांत करिए। पहली चीज, मन को शांत करने वाला खाना खाइए, है ना। तो मन को शांत करने वाला खाना क्या है, मेरा फेवरेट क्या है, सूजी का हलवा घी डाल करके। घी और सूजी का हलवा क्या है, दोनों क्या करेगा, या किसी चीज का हलवा खाएं, घी डाल करके खाएं, बादाम का सेवन करें, अखरोट का सेवन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, मन को शांत करें, फिजिकल वर्कआउट में सूर्य नमस्कार करें, बॉडी की मसाज करें। अगर इतनी चीज कर रहे हैं आप, तो आपके शरीर में मसल्स भी बिल्डअप होगा, धीरे धीरे आप बहुत सुंदर हो जाएंगे, आपका मन भी शांत रहने लगेगा, मन शांत होगा, शरीर सुंदर होगा, सब ठीक हो जाएगा। इसका उल्टा, जिन लोगों का फैट बहुत अधिक है ना, वो लोग एक्सरसाइज, बहुत अधिक एक्सरसाइज नहीं करना, लेकिन लगातार अभ्यास करें। कफ प्रकृति का बॉडी जो है, उसको बर्न करने के लिए लगातार अभ्यास करें, हीट जनरेट करें, गर्मी आने वाले अभ्यास करें, ऐसा अभ्यास रोज करें जिससे आपके शरीर में एक बार पसीना हो जाए, या पसीना होने जैसा हो जाए। तो वो ऐसे थोड़े ना मोटे हो गए, आलसी भी थे वो, कोई भी नाम नहीं लेंगे, वैसे थोड़े ना मोटे हो गए, आलसी भी थे, चुपचाप रहते थे, ना मन से अधिक सोचते हैं ना शरीर से कुछ करते हैं,
दोनों में आलस आता है। कुछ दिन कुछ कर लिया तो लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया, है ना दिमाग में तनाव लेंगे, ज्यादा बोझ लेंगे, जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, लापरवाही टाइप के काम करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो शरीर भी एकदम मोटा हो जाता है और मन भी मोटा हो जाता है, तो स्मार्टनेस खत्म हो जाती है। तो ऐसे लोगों को कफ को बर्न करने के लिए अभ्यास करने चाहिए, रेगुलर अभ्यास, जिसमें हीट जनरेट करने वाला अभ्यास, तेज गति से प्राणायाम, धीमे नहीं, तेज गति से, पसीना होने जैसे सूर्य नमस्कार या कोई वर्कआउट जिसमें दौड़ना भी हो सकता है, जॉगिंग हो गया। ठंडियों के सीजन है तो खूब पसीना फेंकने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पसीना अगर आता है तो बड़ी आसानी से नहीं आएगा, ठंडियों में बड़ी मेहनत से आएगा। पसीना होने जैसा भी हो गया तो भी बहुत फायदा है। और खाने में इसका उल्टा खाएं, जैसे मीठी चीजें, जो मन को शांत करने वाली चीजें हैं, जो कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं, उसका उल्टा उनको खाना चाहिए, कफ को घटाने वाली चीजें। तो आप लोग चाहें ना तो चार्ट सर्च कर सकते हैं, या मैं भेज सकता हूँ कि वात पित्त कफ को घटाने या बढ़ाने का भोजन क्या है। जो मोटे हैं उनको दुबला होना है तो उनके लिए भोजन क्या चाहिए, फलाहार कैसा होना चाहिए, मीठे फल की, कड़वे फल की, कसैले फल। भोजन में कैसी चीजें होनी चाहिए, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अधिक होना चाहिए, या शुगर की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्या अधिक होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू भोजन। और ये भी चीज फैक्टर करती है कि आप देश में किस जगह पे हो, आपके यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार भोजन बदलता है ना। भोजन भौगोलिक स्थिति और मौसम के हिसाब से बदलता है, लेकिन व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति जानने के बाद उसे उस टाइप का भोजन करना चाहिए। कुछ कॉमन चीजें हैं जैसे सलाद वगैरह, है ना, सलाद हो गया, फलाहार हो गया, नाश्ता हो गया, रात में सोना हो गया, सुबह जगना हो गया, ये सब भी फैक्टर करता है। तो इसके पहले हम अपना रूटीन बता दें, फिर हम इस पे आते हैं और फिर आगे प्राणायाम करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आवाज क्लियर है ना? सोनी दीदी आवाज क्लियर है? ओके, ठीक। तो देखिए आगे हमारी दिनचर्या 3:30 या 4 बजे करीब उठ जाना। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान जरूर करना बिना मोबाइल छुए, उसके बाद मोबाइल उठाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान करना, ध्यान लगता है क्योंकि नींद के जस्ट बाद अगर आप बिना मोबाइल उठाए 10-15 मिनट ध्यान करना चाहें तो वो सबसे बढ़िया टाइम आपका रहेगा। तो उनके लिए बढ़िया रहेगा जो सवेरे उठ जाएंगे, जो लेट करके उठेंगे उनके लिए तो ध्यान नहीं, वो परेशानी का सबब बन जाएगा। अगर वो थोड़ा और बैठे ना तो उनको और चिंता होने लगेगी, एक तो हम लेट उठे हैं, ऊपर से फालतू बैठे हैं, है ना। इसलिए सबसे पहली जरूरत तो ये है कि आप सवेरे उठें। हाँ, उठेगा कौन? जिसके जीवन में कोई उद्देश्य होगा, उद्देश्य से टारगेट अपना सेट करें, नहीं तो आलस से आपको हमेशा दबा देगा। तो जीवन में अगर मकसद आपके रहेगा तो आप उठ जाएंगे। जैसे आज फ्लाइट पकड़नी है, टिकट बहुत महंगा है, उठेंगे नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ये तो बहुत महंगी बात हो गई। लेकिन अगर योगा क्लास करनी है ना, तो ये बहुत सस्ती बात है। तो कभी उठे कभी नहीं उठे, 1-2 दिन उठे, 2-3 दिन छुट्टी किए, उसके बाद तो आदत बिगड़ जाएगी। फिर आपको आपको कोई नहीं उठा सकता। फिर आपकी आदत जब बिगड़ जाएगी एक बार तो आपको कोई नहीं उठा सकता। तो जीवन में एक मकसद निर्धारित करें। मकसद इसलिए क्योंकि जीवन को बेहतर बनाता है, और बिना मकसद के जीवन जी रहे हैं तो जीवन बदतर हो जाता है, शरीर भी चली जाती है, दिमाग भी खराब हो जाता है, आचार विचार व्यवहार सब खराब हो जाते हैं। फिर जब एकदम जान पे बन जाती है, डॉक्टर बोलता है कि अब आपको टहलना चाहिए सुबह उठ के, है ना, तो फिर हम डर की वजह से करते हैं। एक बार जो है चेतना की वजह से करना चाहिए, डर की वजह से नहीं। एक बार सवेरे उठना शुरू करें। दूसरा, जिस दिन आप उठेंगे उसी दिन आपको इसका इसका परिणाम मिल जाएगा। पूरे दिन आप अच्छा फील करेंगे। कुछ लोग कहते हैं एक बार मैं सवेरे उठ जाता हूँ तो मेरा दिमाग खराब रहता है, वो मुश्किल से 2-3 दिन ऐसा रहेगा। फिर अगर आप योग करते हो तो आपका दिमाग सही हो जाएगा और पूरे दिन आपको नींद नहीं लगेगी, है ना। शुरू में ऐसा होता है। दूसरा, उठने के बाद आप ध्यान करो ना करो, सबसे पहले गुनगुना पानी 2.5 से 3 गिलास पी लो। उसके बाद शंख प्रक्षालन का 5 आसन, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया था 2-3 दिन पहले, उस वीडियो को देख करके पांचों आसन कर डालेंगे, पेट आपका पूरा साफ हो जाएगा। जिनको पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन है उनका भी साफ हो जाएगा।
तो शंख प्रक्षालन दो टाइप का होता है, एक लघु शंख प्रक्षालन जो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, एक दीर्घ दीर्घ शंख प्रक्षालन जो हम किसी के ऑब्जर्वेशन में करते हैं। अगर हम सीखे हुए हैं तो अपने से भी कर सकते हैं, है ना। तो लघु शंख प्रक्षालन हर दिन करता हूँ, हर कोई हर दिन कर सकता है। पेट आपका साफ होता है तब भी करना चाहिए, क्योंकि तब पेट और ज्यादा साफ होता है। और पेट जब बहुत ज्यादा साफ होने लगेगा तो आप बहुत हल्का फील करने लगेंगे, अच्छा लगने लगेगा, भूख खुल के लगेगी, गैस नहीं बनेगी, गैस ऊपर नहीं चढ़ेगी, एसिड नहीं चढ़ेगा, दिमाग खराब नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी, वोमिट जैसा नहीं लगेगा, आंखें खराब नहीं होंगी, बाल नहीं पकेगा, है ना। ये सब पेट की वजह से ही होता है, जो बाल वाल पक जाता है, आंखों में चश्मा वश्मा लग जाता है, घुटने की दिक्कत बढ़ जाती है। पेट ना साफ हो, कब्ज रहे, आपके घुटने या कमर की दिक्कत दुगना बढ़ जाएगी। पेट साफ हो, समस्या कम हो जाएगी। कुछ लोग जो सो नहीं पाते ठीक से, या कब्ज जिनको रहता है, जिनको कब्ज रहता है वो गहरी नींद सो नहीं पाते, जिनको जो सो नहीं पाते उनको कब्ज रहता है ना। ऐसे लोग बहुत गुस्सैल होते हैं, बात बात पे गुस्सा हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाएंगे, झगड़ जाएंगे लोगों से, या मुंह हमेशा बनाए रहेंगे ऐसे, है ना। मुस्कुराएंगे बहुत कम, ऐसे मुंह एकदम बना रहता है, चेहरे पे लकीरें रहती हैं। पाइल्स वालों का चेहरा देख के मालूम हो जाता है कि इसको पाइल्स है इस आदमी, है ना। बवासीर जिनको हो गया है, उन लोगों के चेहरे पे दिखता है, चेहरा ही बन बन जाता है उन लोग, है ना। तो देखिए, सुबह उठे थे, पानी पिया, पेट साफ किया, दो चीज हो गई। एक तो सवेरे जल्दी उठा, पानी पिया, शंख प्रक्षालन करके पेट साफ किया। अब क्या करना, अब जैसे लग रहा है पेट खाली खाली है, जो दुबले हैं उनको थोड़ा सा मन करता है कुछ खा लें, ये नेचुरल अलार्म होता है, लेकिन कई लोग नहीं जान पाते, नहीं खाते हैं कुछ। तो क्या खाना उस टाइम पे सुबह, थोड़ा सा गुड़, या अगर आप जैन नहीं है शहद खाते हैं तो शहद खा करके पानी पी लेना चाहिए। उससे बॉडी में एक बार वात का प्रकोप बढ़ गया, क्योंकि जब पेट साफ होता है ना ठीक से, वात का प्रकोप बढ़ जाता है। जब भी शरीर से कोई कंटेंट हो ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा ना, तो आपके शरीर में वात बढ़ जाएगा थोड़ा सा, मन बड़ा फ्री फ्री हो जाता है, चंचल टाइप का हो जाता है। जब किसी को शौच लगा है, या बहुत ज्यादा मल मल का वेग है, मूत्र का वेग है, तो देखिए वो शांत हो जाता है, इससे दबाव में आ जाता है। लेकिन जब वो रिलीज हो जाता है तो बहुत हल्का लगता है, हल्का लगता है वात बढ़ने से। वात को जो दुबले पतले हैं ना, जिनका वात वैसे ही बढ़ा हुआ है, अगर उनका बढ़ रहा है तो उनको मीठा कुछ खा लेना चाहिए, शहद खा करके या गुड़ खा करके, पानी थोड़ा गुनगुना पानी पी लेना चाहिए सुबह। अब ठंडी आ गई तो गुनगुना पानी ही सेवन करना चाहिए, जलता हुआ नहीं। दुबले पतले लोग को जलता हुआ पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है, ठीक। ठंडा पानी भी नहीं लेना। तो अब इसके बाद सॉरी, गला खराब आज मेरा। इसके बाद क्या करना, पानी ले लिया है, अब रनिंग कर सकते हैं हल्का, जिनको आलस जैसा लग रहा है थोड़ा सा, जॉगिंग कर सकते हैं। और अपने शरीर में उसी समय तेल की मसाज कर लें, जो दुबले पतले लोग हैं। जो हेल्दी लोग हैं वो भी कर सकते हैं। तो किस तेल से मसाज करें, तो कोई गरम तेल, ठंडी आ रही गरम तेल की मसाज कर लें शरीर में। कैसे, रगड़ के करें। बीपी हाई है, इस तरह के नहीं रगड़ना, ऐसे ऐसे करके रगड़ना, है ना। ऐसे ऐसे करके बॉडी को मसाज कर लेना, गर्दन पे ऐसे ऐसे मसाज कर लेना। फुल बॉडी मसाज हो गई। अब आप जाएंगे नहाने, नहाने के पहले ही मसाज करनी है। और जो लोग नहीं नहाते, ये कहते हैं कि मुझे साइनस है, जुकाम पकड़ लेगा, डॉक्टर ने मना किया है, वो नहीं नहाते हैं, तो कम से कम तेल तो मसाज कर लें। तेल मसाज करके फिर कपड़े निकालते नहीं, इसीलिए मैंने पहले बोला कि हल्का दौड़ लगा लें या जॉगिंग कर लें। शरीर गर्म हो जाएगा तब आप कपड़े निकाल के मसाज कर लेंगे, नहीं तो लोग कपड़े नहीं उतारते, मसाज की कौन करे, है ना। तो ये सब हाँ हाँ कर लेंगे, करेंगे कोई नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं हल्का जॉगिंग करेंगे, थोड़ी गर्मी आ जाएगी, तब मसाज करेंगे, फिर जा करके नहा लेंगे। नहा के आए, योगाभ्यास करें, सूर्य नमस्कार करें, या यही करें, और क्या करेंगे। ठंडी में कोहरा है, आप बाहर नहीं जा पाएंगे, या जा भी पाते हैं तो ठीक है ना। लेकिन योगाभ्यास बेहतर माध्यम हो सकता है। योग करने के बाद फिर क्या करना, योग कंप्लीट किया है, बीच में आपको लगता है कि भूख प्यास है, थोड़ी कमजोरी लग रही है मुझे, तो मैं बोलता हूँ कि आप, अगर घर में कोई है तो उससे बोल दो कि मुझे थोड़ा सा दूध, क्योंकि सुबह दूध का टाइम नहीं होता है ना, लेकिन चाय को रिप्लेस करने का बढ़िया माध्यम है कि किसी से बोल दो कि मुझे थोड़ा सा आधा कप दूध में बादाम 4-5 या 2-3 घिस दो, ऐसे ऐसे उसका छिलका उतार के घिस सकते हैं,
कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम अगर है तो उसमें ऐसे ऐसे दूध को बादाम को घिस के डाल दें, थोड़ा काजू डाल दें। अगर आपको मीठा बहुत पसंद है और डायबिटीज नहीं है तो बाजार की धागे वाली मिश्री को थोड़ा सा डाल दें। अगर इसको खूब गर्मा गर्म पियेंगे तो चाय पीने का मन नहीं करेगा, ये पी सकते हैं आप, ताजगी से भर जाएंगे और अभ्यास कर लीजिए। अगर बीच में भी कुछ पीते हैं पानी वगैरह तो वो पानी आप पी सकते हैं योगाभ्यास के दौरान। ठीक, योगाभ्यास कंप्लीट हुआ। ठंडी के दिनों में नारियल पानी कम बिकेगा, है ना, लेकिन अगर पीना चाहते हैं तो एक कढ़ाई को गर्म करें, उसमें नमक, उसमें थोड़ा सा गर्म करके उतार दें कढ़ाई को, उसमें नारियल पानी डाल दें। ठंडी में पीने वाले भी पीते हैं, ऐसे ही पीते हैं। थोड़ा सा काला नमक उसमें डाल सकते हैं और उस पानी को पी लेंगे तो आपके लिए सबसे बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन वही करेगा शरीर का और मन का भी। ये हो गया। अब आप सुबह में जो आपको स्पेस मिला है, मतलब योगा करने के बाद थोड़ी सी देर में 20-25 मिनट में नारियल पानी पी लिया, इसके बाद एक स्पेस लेना आप, आधे घंटे 1 घंटे कुछ नहीं खाना पीना। अगर आपको ड्यूटी जाना है, तुरंत आपको कुछ खाना पीना है तो कम से कम आधे घंटे तो जरूर रुक जाना। ये टाइम आप अपने से मैनेज करेंगे, उसके बाद फिर आप कुछ ले सकते हैं। जिनको हृदय के रोग हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों को नारियल पानी बढ़िया ऑप्शन है। लौकी या कद्दू का जूस बढ़िया ऑप्शन है। अर्जुना रिष्ट की छाल का पानी या अर्जुना रिष्ट ही मार्केट से लाके पी लेंगे, वो भी बढ़िया माध्यम है उसी समय। इसके बाद अर्जुना रिष्ट को खाना खाने के पहले और बाद दोनों टाइम पिया जाता है ना, कंडीशन के हिसाब से। अब इसके बाद नाश्ते में रात को भिगोया हुआ चना मेरा बेस्ट है, मेरा, आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो खेखड़ा ढोकला ठोकड़ा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और एक बिस्किट सर लेती हूँ और चाय लेती हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब खतरनाक चीजें हैं। बहुत प्यार से बोलते हैं सर एक बिस्किट और थोड़ी सी चाय लेती हूँ सुबह, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ और खा लीजिए ना, बच्चों का चीज आप क्यों खाते हैं? बच्चे भी ना खाएं तो ठीक है, लेकिन बच्चे मानेंगे कहाँ? लेकिन बड़े नहीं सुधरेंगे तो बच्चे कैसे सुधरेंगे, है ना? तो बिस्किट और चाय की जगह पे आप अंकुरित चना, अंकुरित नहीं तो वैसा ही चना, उसमें थोड़ा सा आप नमकीन डाल सकते हैं हल्का सा और खा लीजिए उसको। फाइबर भी डालना है तो थोड़ा सा धनिया की पत्ती, प्याज खाते हैं तो प्याज और भी चीजें डाल के उसको खा लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। थोड़ा नींबू डाल के खाएंगे तो अच्छा लगेगा। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो नींबू डाल के ना खाएं, खटाई चीजें ना खाएं, गले की प्रॉब्लम है खट्टी चीजें ना खाएं। ये खा सकते हैं, या केवल चना खा करके थोड़ा गुड़ खा सकते हैं अगर तीखा नहीं मीठा खाना है तो। ज्यादा नहीं खाते तो पहले थोड़ा थोड़ा शुरू करिए। कहते हैं कि चना केवल 8 दाना भी अगर आप खाते हो सुबह, 8 दाना, 8 चने, तो भी आपको बहुत फायदा होगा। वो चाय से 1000 गुना बढ़िया है ना। इसके बाद ये प्रोटीन बहुत बढ़िया देगा आपके शरीर को। अगर आपने खूब मेहनत किया है तो आपकी सारी मेहनत की दवा बन जाएगा। प्लस आपकी मसल्स को बोल्ड करेगा, वो आपको फुलाएगा नहीं बल्कि आपकी मसल को बढ़ाएगा जेन्युइनली। मन बहुत शांत रहेगा। और चाय वो पी लेंगे, वो अजीब बिस्किट की चीजें खा लेंगे, दिमाग उमाग सही नहीं रहता, प्रभाव पड़ता है दिमाग पे, बहुत माइनर पड़ता है। कुछ लोग समझ सकते हैं, सब नहीं समझ सकते इस चीज को, है ना। कि अगर आप सुबह उठ के चाउमीन खा लो, पकौड़ी खा लो, चाय पी लो, यहाँ पे जो दिमाग होगा वहीं बगल वाला दही, गुड़, चना खा लिया है, उसका दिमाग आपका दिमाग बहुत फर्क पड़ेगा, अंतर आ जाएगा। शरीर में भी अंतर आता है, दिमाग में भी फर्क पड़ता है। जैसा भोजन वैसा माइंड हो जाता है। इसके बाद दोपहर में, हाँ, ये जो सुबह हो रही तो नाश्ते के रूप में कम ही खाना, ये सब चीजें है ना, भरपेट नहीं खा लेना, तो कम ही खाना। नाश्ता हमेशा हल्का रहता है। उगते हुए सूरज के साथ जठराग्नि उग रही होती है। जब एक सूरज तप रहा होता है तो दोपहर का हैवी भोजन लेना चाहिए, जितना मसालेदार खाना है खाना चाहिए, है ना। लेकिन आपको मना किया गया है तो नहीं खाना। नहीं तो जो बहुत शौकीन लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, तो अगर आप कुछ खाना ही चाहते हैं दोपहर में खाएं। तगड़ी चीजें। उसके पहले भी सलाद खा लें। सलाद फाइबर है, आगे रहे, उसके पीछे भोजन रहे। भोजन चबा चबा के खाएं, बहुत अधिक समय लगाना। छोटा टुकड़ा अगर भोजन का है उसके लिए कम एसिड निकलता है। बड़ा बड़ा टुकड़ा आपने खाया है टीवी देखते हुए, किसी से बात करते हुए, तो फिर आपको एसिड अधिक बनेगा और वही एसिड गले के माध्यम से ऊपर चढ़ेगा, खट्टी डकारें आने लगेंगी। या शुगर को पा करके बॉडी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कुछ लोग मिठाइयाँ खाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट चीनी चाय में डाल के चाय पीते हैं, तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि भोजन के द्वारा भी हमें शुगर मिलता है। जैसे ये हम लोग सब्जी रोटी खा रहे हैं ना, तो कभी रोटी खूब चबाइए, खूब चबाइए, देखिए रोटी मीठी लगने लगती है।
अगर निगलेंगे नहीं और चबाते जाएंगे तो रोटी का जो ग्लूकोज होता है मुंह में फील होने लगता है। तो जो ग्लूकोज हम भोजन से ले रहे हैं, हमारे भोजन में आ रहा है, उसके अलावा भी अगर हम चीनी ले रहे हैं तो बॉडी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा चीनी कैसे डाइजेस्ट करना है, किसके लिए हमें ज्यादा जोर लगाना है। भोजन वाली चीनी के लिए जो हमारा फ्रक्टोज या सुक्रोज है, या जो डायरेक्ट हम ग्लूकोज ले रहे हैं चीनी के रूप में चाय में या मिठाई खा रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है ये भी आगे चल के डायबिटीज को बना देता है। तो इसलिए सावधान रहें, मिठाई और नमक दोनों कम खाना चाहिए। ये तो बस इसलिए हम लोग के भोजन में शामिल कर दिया गया होगा, है ना, ताकि हम लोग का भोजन थोड़ा बढ़िया लग जाए खाने में। नमक और चीनी ये दोनों बस भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया गया प्रयोग, लेकिन अभी हम लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, अधिक मात्रा में नमक खाते हैं कोई कोई, है ना। हाँ, मूंगफली के साथ हम खाते हैं, लेकिन मान लो जो बीपी वाला है वो खाएगा अधिक नमक, तो नुकसान करेगा ना उसको हाई बीपी में। नमक की मात्रा अगर आप कम कर दो अपने घर में 15-20 दिन, 15-20 दिन के बाद सब लोग सुधर जाएंगे, उतने ही भोजन में, उतने ही नमक में उनको मजा आने लगेगा। कोई रिश्तेदार आपके घर आएगा तो कहेगा नमक कम है, लेकिन आप चाहे ना 10-15 दिन लगेगा आपको सेट करने में। चीनी में भी नमक, चाय में भी नमक चीनी कम कर सकते हैं, और सब्जियों में जो है नमक कम कर सकते हैं, नमक को रिप्लेस कर सकते हैं काले नमक या वो जो सिंधा नमक वगैरह उससे। क्या उस नमक से बनी हुई सब्जी खराब होती है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये वो सफेद नमक इतना बिकता क्यों है। काले नमक में भी बनी हुई सब्जी खराब होती है क्या? वो भी तो ऐसी ही होती होगी ना। फिर आखिर ये मशहूर क्यों हो गया सफेद नमक? क्योंकि इसका प्रचार किया गया। काले नमक का प्रचार कहाँ होता है कभी, है ना। इसको टाटा टाटा बोल करके, आयोडीन आयोडीन बोल करके मशहूर कर दिया लोगों ने। तो हम लोग थायराइड या गले की विकार से बचने के लिए इसको खाने लग गए। तो काले नमक या और नमक का सेवन कर सकते हैं, नमक कम कर सकते हैं। और इसके बाद दोपहर में जब आपको सलाद पहले खाना है, उसके बाद भोजन करना है। सलाद पहले खा लेंगे तो फाइबर आगे रहेगा, उसके पीछे भोजन रहेगा, तो पेट आसानी से साफ होगा। सलाद पूरी तरह से चबा नहीं सकता कोई, कितना भी चबाएगा टुकड़ा बड़ा रहेगा ही, वो रेसा रहेगा। वो रेसा जो रहेगा इंटेस्टाइन में, जो फंसने वाली जगह है वहां फंसने नहीं देगा भोजन को। वो ट्रेन के इंजन की तरह भोजन के आगे रहेगा, और भोजन को पीछे से खींचता हुआ आगे निकल जाएगा, मतलब पेट को पूरा साफ कर देगा। अगर सलाद पहले खाया है तो। अगर भोजन के दौरान सलाद खा रहे हैं, जो कि एक मिथक के रूप में पूरे समाज में फैल गया है, रायता भी जैसे फैल जाता है, रायता भी लोग खाते हैं ना खाने में। रायता विषम भोजन है, चाय विषम पेय है, चाय के साथ नमकीन विषम खाद्य है, सम नहीं है। ये वही चीजें हैं जो, जैसे चर्म रोग होता है ना, लोग मांसाहार और दूध नहीं लेते हैं साथ में, नहीं तो को बोलते हैं कि दिक्कत हो जाएगी, या तेज मसाले खा करके आप दूध पी लो, या प्याज खा करके आप दूध पी लो, तो आपको लगता है ना कि आज गलती हो गई, कुछ नहीं ऐसा होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग भूत प्रेत की तरह खाते हैं, चाहे जो उनको दे दो तुरंत खा लेंगे, बस उनको खाने से मतलब है, मजा आना चाहिए। तो वो विषम भोजन का उदाहरण के रूप में एक छोटी चीज है जिसे हम चाय बोलते हैं। चाय के साथ नमकीन खा रहे हैं, एक तो चाय में दूध नहीं डालना चाहिए, चाय और दूध का विषम कॉम्बिनेशन है, लेकिन इतना मशहूर हो चुका है कि मानेगा कौन? नहीं माने, कम से कम चाय और नमकीन के बीच में गैप करे। नमकीन पहले खा लो, चाय बाद में पियो, चाय तो आनंद से पीने की चीज है ना। नमकीन भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, कहाँ मजा आता है? पहले नमकीन खा लीजिए तब चाय पीजिए, मजा आएगा, है ना। और दोनों एक साथ चल रहा है कहाँ मजा आता है, दोनों का खो जाता है सब। तो ये विषम भोजन छोड़ना, और विषम भोजन में मैं बताने जा रहा था कि सलाद भोजन के साथ साथ अगर हम खाते हैं ना, तो यह जो सलाद का पानी है वो हमारे जठराग्नि को धीमा करता है। जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं, पहली चीज तो शांत जगह होनी चाहिए, बोलना नहीं है, दिमाग को हैंग नहीं करना इधर उधर, किसी से बात नहीं करना, पूरा फोकस करेंगे तो भोजन को पचाने के एंजाइम सही मात्रा में निकलेंगे और भोजन को पचा देंगे। और जब भोजन पच जाएगा, तो आप जब खाना खा के उठेंगे तो आपको आलस से नहीं लगेगा। उस दिन मैंने बताया था जब आप खाना खा के उठो तो आपको आलस अगर आ रहा है, तो समझ जाओ कि आपने खाना खाते समय बहुत सोचा इधर उधर का, आप खाने पे फोकस नहीं कर पाए। और दूसरी चीज, खाने को चबाए नहीं है, इसलिए जब हम उठे हैं, खड़े हुए हैं खाना खा करके, अपने काम पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो हमें बहुत लग रहा है एनर्जी लेस। एनर्जी लेस इसलिए क्योंकि सारी ऊर्जा खाने को पचाने में लग गई अब,
क्योंकि खाने का बड़ा बड़ा टुकड़ा हमने खाया था, जल्दी जल्दी खाया था, बहुत सोचते हुए खाया था। तो अगर कभी खाना खाने के बाद आपको मीटिंग अटेंड करना है या कोई दिमाग वाला काम करना है, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आप बहुत अटेंटिव होने चाहिए, तो उस समय खाना इतना चबा चबा के खाइए, तो आप अपने काम पे जाएंगे, पढ़ाई पे जाएंगे, आपको आलस नहीं आएगा। एक दिन हमने बताया था ये चीज, आज फिर रिपीट कर रहे हैं। तो सलाद हमेशा पहले खाना, फिर खाना खाना, चबा चबा के खाना, अकेले खाना, गोल मेज पे नहीं खाना। घर के सभी लोग अपना अलग अलग रूम में खाना खाएं, है ना, अकेले खाएं। या अगर टेबल पे खाते हैं साथ में, प्यार बढ़ता है, तो बोलना नहीं, चुपचाप खाना जब तक खाना खाना, है ना। तो ऐसा करेंगे, ओम का चैंटिंग चला दीजिए, म्यूजिक के लिए साउंड सबके पास है, ओम की चैंटिंग चला के खाना खाइए सब लोग, बहुत अटेंटिव होके खाना खाइए, खाना एक पूजा की तरह ही है ना। तो आपका खाना खाया जाएगा और उससे एसिड नहीं बनेगा, कच्ची पक्की डकार नहीं आएगी। दोपहर के बाद एनर्जी लेस होता है, कई लोग को लगता है कि डायबिटिक है या कुछ और है, रोज खाने की आदत रही है, खाना छोड़ते ही इरिटेशन हो रहा है, बड़ी बेचैनी हो रही, कुछ तो हमको चाहिए सर, है ना, मालूम पड़ता है सर ला के देंगे अब, क्योंकि सर ने मना कर दिया है बहुत चीजें। तो हमसे बोलते हैं कुछ लोग कि नहीं नहीं हमको डायबिटिक है, हमको कुछ ना कुछ चाहिए, तो लगता है मैं ही खिलाऊंगा, है ना, बड़े जोर से कहते हैं कि नहीं हमको कुछ चाहिए। तो कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा भूखे भूखे रहें, और जब एकदम भूख लग जाए जाना ना, तो थोड़ा पानी पी लें, जिनको फैट वगैरह कम करना है पानी पी लें। और बहुत मन कर रहा है खाने को, तो बहकाना शरीर को, मन को बहकाना कैसे, आप मुरमुरे खा लो, है ना, उसमें नमक वगैरह डाल करके वही चबा लो खूब, लार्वा के साथ मुंह में बनता रहेगा, आप खाते रहोगे ऐसी चीजें। थोड़ी देर में, जैसे जो क्षुधा सेंटर होता है, भूख का सेंटर होता है, दिमाग ट्रिगर करता है उसको, दिमाग की आदत है, आप रोज खाते आए हो, अचानक से छोड़ोगे, दिमाग उसको सेंसेशन भेजेगा, तो क्षुधा सेंटर एक्टिव होगा, भूख लगेगी अंदर अंदर। कई बार ये होता है कि ग्लूकोज जब डाउन होता है ब्लड में, तो भूख लगती है, लेकिन कई भूखड़ लोग होते हैं, उनको उनकी आदत की वजह से भूख लगती है, भूख लगी नहीं है, भरम होता है कि भूख लगी है, तो वो खाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं दुबले नहीं हो रहे हैं, दोपहर में एक ही मीठा खा लिया, सुबह का किया धरा सब पानी मिल गया, है ना। इसलिए दोपहर में जब आपको भूख लगती है, थोड़ा स्नैक्स खाएं, स्प्राउट खाएं, भुना हुआ चना खाएं नमक डाल करके, या लाई चबा लें, है ना, मुरमुरे जिसको बोलते हैं, वो सब चीजें खा करके बहका देना खुद को। और अगर कोई पेय लेना है तो सब्जियों या फलों का जूस ले सकते हैं, है ना, नमक डाल करके उसमें हल्का सा, अगर जिनको गला पकड़ने की दिक्कत है वे। अब शाम हो गई, शाम को भोजन पहले कर लीजिए, आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, भोजन पहले कर करके सो जाएं। कब सो जाएं, तुरंत सो जाएं नहीं, हमने बोला खाना खा करके आपको एक लंबा अंतराल लेना है, उसके बाद सोना है। तो खाना आपका 6, 6:30, 7 बजे तक कम से कम हो जाना चाहिए। खाना खा लिया, अब आप कैसे सोएंगे कि आपका पाचन बढ़िया हो, नहीं तो कुछ लोग चाहे जैसे सो जाते हैं, पाचन खराब हो जाता है, पेट निकल जाता है, और सुबह उठेंगे तो पेट साफ नहीं होगा। जब भोजन पूरा पचा रहेगा तभी तो भोजन निकलता है शरीर से, जब पूरा पाचन ही नहीं होगा तो कब्ज बन ही जाएगा, भोजन अटक जाता है आंतों में। आंतों का सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन, और भोजन को शरीर से निकल जाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी आंतों को मसाज कराओ, रोज अग्निसार करो। अगर आप बाबा रामदेव की तरह पेट नहीं नचा पाते हो, तो कम से कम अपना पेट आगे पीछे तो कर सकते हो ना, ये भी नहीं कर सकते हो तो कपाल भाती कर सकते हो ना। कपाल भाती से रोज पेट को झटका देंगे, इंटेस्टाइन में रक्त संचार बढ़ेगा, तो इंटेस्टाइन ऐसे 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 घूमती है हमेशा, वो घूमती है तो भोजन को मथती है, तोड़ती है, चूसती है, उसका रस हमारे शरीर को रक्त में घोल करके देती है, पूरे शरीर में ऊर्जा आती है। और भोजन जब मथा हुआ रहेगा तभी वो पेट से बाहर जाएगा मल के रूप में। जब भोजन मथा ही नहीं सही से है तो निकल ही नहीं पाता शरीर से। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं, ध्यान दें, कब्ज वाले, पाइल्स वाले, हाँ दीदी, जो बड़ी गलती करते हैं वो एक ये होती है कि शौचालय में बैठे हैं, अंग्रेजी शौचालय चाहे हिंदी शौचालय, है ना, हाँ अंग्रेजी शौचालय में भी हिंदी स्टाइल में बैठते, है ना, क्योंकि पता ही नहीं था ये क्या है। मेरा एक दोस्त उसी ऐसे ही बैठता था, है ना, उसको मालूम ही नहीं था इसमें बैठना कैसे है, उसको लगता था कि इसके ऊपर चढ़ के बैठना होता है।
तो वो ठीक नहीं होती है। जो बहुत हैबिचुअल हो गए उनके लिए ठीक है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि मल के पूर्ण निष्कासन के लिए जो मूल बंध या निम्न केंद्र है हम लोग, हाँ, पूरा मल त्याग नहीं हो पाएगा, थोड़ा भी मल अगर अंदर रह गया तो कब्ज बनाएगा, वो समान वायु को दूषित करेगा। पेट के अंदर जो वायु होती है उसे समान वायु कहते हैं। समान वायु दूषित हो जाए तो नीचे की जो अपान वायु है उसे दूषित कर देती है। और हम लोग सोचते हैं कि अपान वायु दूषित होती है, नहीं होती है। अपान वायु तो हमारे इंटेस्टाइन में रहती है और नीचे गति के लिए उत्तरदायी होती है। गति के लिए और शोधन के लिए अपान वायु उत्तरदायी होती है। अगर अपान वायु ना रहे तो किसी का पेट ही साफ ना हो। वो अपान वायु ऊपर आ जानी चाहिए, खाना नीचे हो जाना चाहिए, वही अपान वायु दबाव डालती तब जाके पेट साफ होता है। लेकिन शौचालय में बैठे हुए लोग गलती क्या करते हैं कि आज मुझे मीटिंग जाना है, जल्दी जाना है और 7 बज रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया उठने में। उठने का लेट जो होता है यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप लंबे समय पहले उठ जाओ ना तो आपके इंटेस्टाइन को मूवमेंट करने के लिए समय मिल जाएगा, तो आप बिना चाय पिए भी आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग उठेंगे और तुरंत शौचालय जाएंगे और वहां जाके जोर लगाएंगे, सोचेंगे जोर लगाएंगे पेट साफ हो जाएगा, नहीं होगा पेट साफ। क्या होगा, बहुत बड़ी गलती होगी। बायोलॉजिकली ध्यान देना इस चीज पे, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि जब आप अपनी आंत को जो हिलती डुलती रहती है ऐसे उसके ऊपर दबाव डालोगे वो ऐसे सिकुड़ जाएगी। उसका नेचुरल मूवमेंट जैसे ही बंद हुआ, आपका थोड़ा मल त्याग भले हो जाए, बहुत ऑड चीजें मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मल त्याग भले हो जाए, पूरा मल त्याग नहीं हो पाएगा, है ना। तो बहुत लोग जब मतलब कोई प्रेशर है, किसी काम का प्रेशर है, कहीं यात्रा पे जाना है, उनका दिमाग की तरफ ऊर्जा चलती है और जोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, ताकत लगा करके इंटेस्टाइन के नेचुरल मूवमेंट को रोक लेते हैं, सोचते हैं हमारा पेट साफ हो जाएगा। थोड़ा भले हो जाए, पूरा नहीं हो सकता, और जब पूरा नहीं हो सकता तो ये नुकसान कर जाएगा। तो क्या करना चाहिए, शौचालय में बैठ के ध्यान करना चाहिए। कैसा ध्यान करना चाहिए, कोई ये ना सोचना कि शौचालय में हम कह रहे हैं सांसों पे ध्यान करो। शौचालय में कोई सांस रोक लेता है क्या, सांस चलती रहती है, सांस चलती रहती है। चाहे मुंह पे भले आपको रुमाल रखो या ऐसे बैठो, सांस पे ध्यान लगाना चाहिए। जो आप प्रेशर में हैं, जिस चीज को लेकर के तनाव में है, जल्दी जाना है, इस चीज को दूर करने के लिए सुबह जल्दी उठना है और सारा प्रेशर हमारे ऊपर हावी ना हो पाए, मेंटल दबाव हम अपनी आंतों पे ना बनाए या जोर ना लगाएं, इसके लिए एकदम फ्री छोड़ दें कि देखो पेट साफ होगा तो होगा, नहीं होगा तो जहां हम जा रहे हैं वहां भी शौचालय होगा, है ना। ऐसा सोचना, एकदम शिथिल हो जाना। अगर बहुत जोर लगाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा। ऐसे ही लोगों को आगे चल के पाइल्स हो जाता है, लोअर सेंटर जो है कमजोर पड़ जाता है। रक्त दाब नीचे बढ़ाते बढ़ाते पहले बादी बवासीर होता है, फिर वही खूनी बवासीर होता है, फिर वो लोग ऑपरेशन कराते हैं, फिर ठीक होता है, फिर होता है। यह और वेरिकोजल, ये दो बीमारियां एक ही वजह से होती हैं जो लोग दाब डालते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए सलाद और शंख प्रक्षालन का सेवन अभ्यास करेंगे, ठीक हो जाएगा। पेट में अग्निसार करेंगे, इंटेस्टाइन मूवमेंट अच्छा रहेगा, आपका खाना अच्छा पचेगा, कम खाने से अधिक ऊर्जा आपको मिलेगी, आपके चेहरे पे चमक रहेगा। जो अग्निसार रोज करेगा उसके चेहरे पे चमक रहेगी। जो अग्निसार रोज करेगा उस बच्चे को या बड़े को किसी से डर भय नहीं लगेगा, उसका सोलर सेंटर एक्टिवेट रहेगा, भगवान सूरज का सेंटर एक्टिवेट रहेगा, उसको आर्थिक कमजोरी नहीं आने पाएगी, उसका कुबेर का सेंटर एक्टिवेट रहेगा, है ना। कुबेर सेंटर मणिपुर चक्र ही है ना। तो अगर आप अपने आंतों को ऐसे मसाज करते हो या बाबा रामदेव की तरह नौली चलाते हो, या इतना नहीं कर पाते हो केवल कपाल भाती करते हो, तो आपका बहुत कुछ बढ़िया रहेगा। स्किन चमकती रहेगी, रक्त शोधित रहेगा। रक्त रक्त कहाँ शोधित होता है, ये किडनी वगैरह बाद में छानती है, पहला रक्त बनाने का काम हमारी आंत करती है। अगर आंत में थोड़ा भी गड़बड़ भोजन खाया है और खराब रक्त बन रहा है, रक्त प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, तो उसका असर हमारे लीवर पर और लीवर का असर हमारे स्किन पर आता है। इसलिए सारा का सारा जोर मेरी तरफ से अपने पेट पर देना चाहिए, पेट को शोधित रखना चाहिए, भोजन सही, और जो भोजन अंदर गया उसको कम से कम सही से पचाना, कम खाना खाना, कम खाने से अधिक ऊर्जा बनाना, कम तेल पीना, अधिक माइलेज देना, है ना। ऐसी गाड़ी बन जाइए, कम तेल पीजिए, अधिक माइलेज दीजिए, ऐसी गाड़ी बन जाइए, तो आपकी बड़ी इज्जत होगी घर में भी
और बाहर भी, और आप खुद अपनी नज़रों में बेहतर हो जाएंगे। ये हो गया भोजन को लेके। शाम हो गई है, दूध पीना है। दूध में केसर डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। केसरी हल्दी को बोलते हैं ना, केसरी। केसर भी ले सकते हैं, ठंडियों में गर्म होता है। हल्दी भी डाल सकते हैं, गर्म होती है। जिनको हाई बीपी है वो लोग ज्यादा मात्रा में हल्दी का सेवन नहीं करें, रक्त को बहुत पतला करती है। अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो हल्दी का सेवन करें। थोड़ा सा मीठा डाल करके रात में अगर पी लें और घी डाल करके, खूब बढ़िया शरीर बनेगा। जो कह रहे थे मसल कैसे बढ़ेगा, रेगुलर घी डालें दूध में, अगली सुबह पेट भी साफ होगा। घी के अलावा अरंडी का तेल भी डालते हैं दूध में, उससे भी पेट साफ होता है। जो मल जिनका कड़ा होता है, रूखा होता है, उन लोगों को अरंडी का तेल या दूध में घी डाल करके पीना चाहिए। थोड़ा मीठा डाल के पीना चाहिए, है ना। तो पेट अच्छा साफ होता है। और ये कब लेना चाहिए? खाना खाने के थोड़ी देर बाद दूध पीना चाहिए। और रात में सोना कैसे है? रात में खाना खाया है तो पेट हम लोग का इधर बाएं साइड होता है, ये बाईं साइड होता है इधर। यहाँ से फूड पाइप आती है, इधर टेढ़ी हो जाती है, फिर इधर आके आंतों में मिल जाती है। फिर इधर लीवर होता है, खूब बड़ा सा। लीवर अपनी तरफ से जो छोड़ पाता है छोड़ता है खाने पचाने में। इधर पेट में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो पचाने में उत्तरदायी होते हैं। तो ये लीवर इधर है और पेट इधर है। खाना यहाँ से खाया है, नीचे उतर गया पेट में। अब बाएं करवट सोएंगे ना, तो लीवर से जो रस निकलेगा वो पेट में जाएगा। गॉलब्लैडर भी लीवर के नीचे होती है, वहां से जो पित्त निकलेगा वो पेट में जाएगा। तो पाचन करने में मदद करेगा, खाने को पचाएगा। ठीक है। और अगर इस करवट सो गए तब क्या होगा? तब तो लीवर नीचे हो गया, और लीवर को अब दम लगा के अपने भीतर से चीजें निकालनी है और यहाँ तक पहुंचानी है, क्योंकि इस साइड सो गए हैं, दाहिने करवट। इसलिए जब रात को सोने जाएं तो एक तो लंबे अंतराल के बाद सोएं। खाना पहले काफी काफी देर पहले खा लिया, अब आपका लगभग डाइजेशन ठीक ठाक हो गया है, और फिर भी आप लेफ्ट करवट सो जाएं थोड़ी देर। लेकिन गहन निद्रा अगर आप चाहते हैं, गहरी नींद आप चाहते हैं, तो हमने एक दिन बताया था मध्य रात्रि के बाद अगर आपकी नींद खुलती है। परंपरा रही है गाँवों में कि हर व्यक्ति, गाँव का बूढ़ा व्यक्ति या चाहे जो हुआ, रात में एक बार उठता है। रात 12 बजे, है ना, 1 बजे चोर पकड़ने के लिए। तो वो लोग शौचालय ऐसे जाते हैं यूरिन के लिए। तो वो जब जाते हैं वापस आते हैं तो उनको उस समय दाहिने करवट सोना चाहिए। आधी रात तक भोजन पाचन के लिए लेफ्ट करवट सोए, अच्छा भोजन पाचन हो गया। अब हम आधी रात के बाद गहरी नींद के लिए, ताकि हमारे शरीर को गहरी नींद मिले, मसल रिलैक्स हो जाए, हार्ट रिलैक्स हो जाए, दिमाग बढ़िया रहे, आंख बढ़िया रहे, कब्ज ना बने, तो हमें दाहिनी तरफ सोना चाहिए आधी रात के बाद, है ना। लेकिन कुछ लोग सोते हैं तो अगर यूरिन लगा भी है तो नहीं उठते हैं, बाद में चल के उनको किडनी स्टोन हो जाता है। आलसी लोग होते हैं, उठते ही नहीं। और ठंडियों में तो एकदम नहीं उठेंगे, बिस्तर से कौन बाहर निकले। ये दिक्कत नहीं करनी चाहिए। मल वेग रोध, मूत्र वेग रोध, छींक वेग रोध अगर ये करते हैं तो ये आधारणी वेग है, ये वेग व्यक्ति को बीमार कर देंगे, भयंकर बीमारियां कर देते हैं। तो जो वेग नेचुरल वेग होते हैं, जैसे छींक आ रही है, आपने छींक रोक लिया, है ना, गैस पास हो रही, गैस रोक लिया। और मल आया है त्याग के लिए लेकिन नहीं जा रहे हैं, यह जो है ना हमारे भीतर की वायु को प्रकोपित कर देगा। और वायु 5 प्रकार की है, 5 प्रकार की प्राण, 5 प्रकार की उपप्राण। 10 प्रकार की वायु अगर दूषित हो गई ना, तो ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे होता है ना, आज पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर के यहाँ क्या जाके कहेंगे? ठीक नहीं लग रहा है, डॉक्टर साहब कोई दवा दीजिए, ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर क्या पकड़ेगा? ठीक नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? कुछ दुख रहा है तो कहेंगे नहीं कुछ नहीं दुख रहा। तो फिर पूछेगा, अगर मान लो अगर पूछे कि क्या होगा है, तो बोलेंगे आप पता नहीं क्या हुआ है। तो डिटेक्ट क्या करेगा वो? ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है ना, कि आज मन खराब है, आज मूड ऑफ है, ये समझ जाना वायु की वजह से हमारा दिमाग खराब है, जो ना हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं ना डॉक्टर डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ये सब बदमाशियां जो हम लोग करते हैं वेग रोध की वजह से हो जाती है ना। तो वेग रोध नहीं करना चाहिए, कोई नेचुरल वेग आया है तो उसको करना चाहिए। गहरी नींद सोना, और सुबह में दाहिने करवट सोना, रात में बाएं करवट सोना। दिन में सोना है, खाना खा करके थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, नैप बोलते हैं। सुबह में दोपहर में आपने खाना खाया तो पावर नैप बोलते हैं उसे, अपनी चेयर पे ही थोड़ी देर ऐसे आराम कर लेना चाहिए। खाना खा के कुछ लोग टहलना चाहते हैं कि खाना खा लिया टहलेंगे तो खाना पच जाएगा, नीचे उतर जाएगा। कुछ लोगों को खाना खा के कूदते हुए देखा है मैंने,
खाना खा के ऐसे कूद रहे थे। हम बोले क्या कर रहे हैं पंडित जी, तो बोले खाना नीचे की तरफ दबा रहे हैं, है ना। ये ऐसी ऐसी मानसिकता, ये गलत चीज है। खाना खा करके आपको टहलना नहीं है, क्योंकि रक्त खींच रहा होता है स्प्लीन। आप टहलेंगे तो रक्त आपका पैरों की तरफ रहेगा, आप इधर उधर देखेंगे तो रक्त का संचार कहीं और रहेगा, किसी से बात करेंगे तो भी डिस्टर्ब होगा। खाना खाने के बाद थोड़ी देर पहले वज्रासन में बैठना चाहिए, वज्रासन में बैठने के बाद तब टहलना चाहिए, और तब थोड़ा रिलैक्स करके फिर अपना कोई काम करना चाहिए। अगर आप अपने भोजन पर, निद्रा पर, इन दो चीज पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप कई बीमारियों को ऐसे ही धीरे धीरे ठीक होता हुआ पाएंगे। साथ में योगाभ्यास करते हैं रेगुलर, तो ठीक हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, दिमाग बढ़ जाएगा, अवेयरनेस बढ़ जाएगी, बोध बढ़ जाएगा। बुद्धि नहीं, बुद्धि तो ऐसे ही बहुत है, बोध बढ़ेगा। अब बुद्धि जितनी बढ़नी थी बढ़ गई है, अब बोध बढ़ेगा। तो ये चीजें अगर कॉम्बिनेशन में चलती हैं तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। अभी तो टाइम ओवर हो गया है ना। तो अब प्राणायाम नहीं करते हैं ना, आप लोग अपने से थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लीजिएगा मन करे तो। बाकी कल मिलते हैं। तो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। जो चीजें छूट गई हैं मुझे मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, मैं पर्सनली लोगों को बता दूंगा। ठीक, आप सभी को प्रणाम।